हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बीटा फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है। यार बेसिकली बीटा m कॉमा n बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx वेयर द लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन खुशकिस्मती से बराबर होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, और गामा फंक्शन के बारे में यार मैं बता ही चुका हूं, ये वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो ये जो बीटा फंक्शन का एक्सप्रेशन है ना, आपको थोड़ा सा कष्ट लेकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब हम ये देख लेते हैं कि यार हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। बेसिकली जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वाले, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बीटा फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है बीटा फंक्शन के क्वेश्चनों में, हम लोग इंटीग्रेशन जो होता है, मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे होता तो उसको हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते। ठीक है, और वहां से हमें m और n जो कि हमारे कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, और गलती से भी अगर m और n की वैल्यू मिल गई तो यार मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं गामा m क्या होता है, m माइनस 1 फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो यार पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। सही बात है कि नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं कि यार अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो यार चिंता मत करो, अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बट अब हम ये देखते हैं कि यार ये एक्सप्रेशन जो होता है वो इसके बराबर कैसे है, यानी कि इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ठीक है ना, देखो इसको गौर से देखो, यहां पर x की पावर m माइनस 1 का इंटीग्रेशन आसान है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। क्या आएगा, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 एज इट इज छोड़ दिया, इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर m अपॉन m। सही बात है कि नहीं, और लिमिट 0 से 1 तक है ही, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या आएगा, m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इनटू इसका हमें इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा, x की पावर m अपॉन m dx। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करूंगा ना तो क्या आंसर आएगा सोच के बताओ जरा। अपर लिमिट रखूंगा 1 रखी मैंने यहाँ पर, 1 माइनस 1 0, माइनस लोअर लिमिट रखी 0 रखूंगा इसके अंदर, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये हटा दो, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, यहां से n माइनस 1 अपॉन m कॉमन आ रहा है, तो यार इसको मैं बाहर लेता हूं ताकि यार अच्छा लगे दिखने में। n माइनस 1 बाई m आ रहा है बाहर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऐसे बन चुकी है, और ये इक्वेशन ऐसी कब बनी है, जब मैंने इसे एक बार इंटीग्रेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट सिर्फ बताने के लिए कि भाई मैंने एक बार इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे दोबारा से इंटीग्रेट करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊं मैं। n माइनस 1 अपॉन m तो बाहर है ही है, जरा इसको दोबारा से इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, करते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ूंगा, 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 को, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, यहां पर वापस से 0 से लेकर 1 तक लिमिट है ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा, n माइनस 2 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 dx। ठीक है, अब मैंने ये वाली इक्वेशन को दूसरी बार इंटीग्रेट किया है, तो स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिख दिया है। ठीक है, अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, अपर लिमिट रखो जरा, 1 रखी मैंने इसके अंदर, 1 माइनस 1 0, माइनस लोअर लिमिट रखो जरा, ये x लेके मैंने 0 रख दी, ये 0 हो चुका है, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, इसे हटाओ। चलो, ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, थोड़ा आसान अच्छी तरीके से लिखते हैं, n माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं और m प्लस 1 को भी। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन बन जाएगी, n माइनस 2 अपॉन m प्लस 1, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अच्छी बात है। जब मैं यही चीज बार बार दोहराऊंगा, तो देखो इस वाली टर्म को गौर से देखो, इस वाली टर्म को। ठीक है, जब मैं यही चीज बार बार दोहराऊंगा, देखो पहली बार किया तो n माइनस 1 टर्म आई है। ठीक है, जब मैं दूसरी बार किया हूं तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 वाली टर्म आई है। ठीक है, जब मैं इसे बार बार दोहराऊंगा तो ये वाली टर्म कैसे दिखाई देने वाली है, n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे करते करते बार बार किया मैंने, 1 एंड में 1 आएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, सही बात है कि नहीं। तो मैं जब ये वाली टर्म आ चुकी होगी ना, तब मैं इस वाली पर्टिकुलर चीज को कितनी बार इंटीग्रेट कर चुका हूँ ये बताइए आप। ठीक है,
मैं कितनी बार इंटीग्रेट कर चुका हूँ जब ये वाली टर्म इसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी। सोचो जरा, मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, m-1, सही बात है कि नहीं। देखो पहली बार इंटीग्रेट किया, लास्ट वाली टर्म को देखना है, यहाँ पर n आया, सॉरी m नहीं, यहाँ पर n होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है यार, ठीक है। पहली बार इंटीग्रेट किया, यहाँ पर 1 आया, दूसरी बार इंटीग्रेट किया, लास्ट वाली टर्म में 2 आया। जब मैं इसे n-1 बार इंटीग्रेट कर दूंगा तभी तो लास्ट वाली टर्म पे n-1 आया यहाँ पर, यानी कि मैं इसे n-1 बार इंटीग्रेट कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये चीज हमें दिखाई दे रही है अपॉन ये वाली टर्म कैसे दिखाई देगी, यानी कि जब मैं इस पूरी टर्म को n-1 बार इंटीग्रेट कर चुका हूँगा तब ये डिनोमिनेटर कैसा दिखाई देगा, सोच के बताओ। पहली बार इंटीग्रेट किया था तो m+0 था, दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर लास्ट वाली टर्म में m+1 आया, ठीक है। जब मैं n-1 बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आएगा, m+1, ऐसे करते करते क्या आएगा, m+, देखो यहाँ पर 1 था, दूसरी बार किया तो 1, यानी कि जितनी बार जो सी बार मैं कर रहा हूँ उससे एक कम आ रहा था। यहाँ पर n-1 बार करूंगा तो क्या आएगा, n-2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही ना बात है। और यही चीज मैं अगर इस एक्सप्रेशन के लिए अप्लाई करूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि n-1 वाले इंटीग्रेशन में ये चीज कैसे दिखाई देगी वो चीज लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। 1 - x की पावर n-3 था जब मैंने दूसरी बार इंटीग्रेट किया था, पहली बार किया था तो 2 था, दूसरी बार किया था तो 3 था। जब मैं इसे n-1 बार कर दूंगा तो 1 ज्यादा दिखाई देगा, दूसरी बार किया था तो 3 दिखाई दे रहा था, n-1 बार करूंगा तो 1 ज्यादा यानी कि n दिखाई देगा, सही बात है कि नहीं। यानी कि 1 - x की पावर n, सही बात है कि नहीं। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। इनटू x की पावर m+1, सॉरी m+ क्या आएगा वही तो जानना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर m+0 था जब पहली बार किया था, m+1 था जब दूसरी बार किया था, यानी कि जितनी जौन सी बार मैं कर रहा हूं उससे एक कम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बार किया तो बना रहा है, ठीक है। जब मैं n-1 करूंगा तो क्या आएगा, n-1 यानी कि n-2, ठीक है यार। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्टली यहीं पर ही कर देता हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा +1 अपॉन m+n-2+1, सही बात है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया है, वही बचकांडी चीजें हैं, ठीक है। जरा से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा ऊपर, n-1, ऐसे यहां पर क्या आएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट रखूंगा तो ये 1 ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि 1 वाली टर्म बचेगी, इससे हटा दो, 1 बचा यहाँ पर। ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर क्या है, 1 था, इसको मैं 1 ही लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये ऊपर वाली जो टर्म दिखाई दे रही है ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ये आप गौर से देख सकते हैं, ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छी बात है। ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जरा दिमाग लगाते हैं, मैंने एक काम किया यार, मैंने यहाँ पर m-1, m-2, m-3 ऐसे करते करते 1 तक डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, m-1, m-2, m-3 इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। क्यों किया है अभी मालूम पड़ जाएगा आपको, देखो जरा, m-1 फैक्टोरियल है ना ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब इस पूरी टर्म को गौर से देखो, इस पूरी टर्म को क्या है ये बेसिकली m+n-1 फैक्टोरियल है। कैसे है जरा खुद सोचो, n फैक्टोरियल क्या होता था, n, n-1, n-2 ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन करते करते 1 तक होता था, सही बात है कि नहीं। ऐसे m+n-1, m+n-2 ऐसे करते करते 1 तक हो रहा है, तो ये पूरी टर्म क्या है, m+n-1 फैक्टोरियल है, m+n-1 फैक्टोरियल। और हम ये जानते हैं m-1 फैक्टोरियल क्या होता है, गामा m के बराबर होता है, तो ये क्या है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। यही चीज तो हम प्रूव करना चाहते थे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, बीटा फंक्शन इसके बराबर है, तो यार ये बेसिकली है क्या चीज, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बीटा फंक्शन बेसिकली एरिया को दर्शाता है। एरिया को दर्शाता है कैसे, हम ये जानते हैं इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी एरिया को दर्शाता है, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस के, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट हो रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में कोई कर्व होगा, सिंपली मैं बोल देता हूं कि ऐसे दिखाई दे रहा होगा कोई कर्व, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में क्या एरिया होगा, वही तो ये इंटीग्रेशन दर्शा रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया को दर्शाता है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये जो एरिया है ना वो किसके बराबर आया है, इसके बराबर आया है, और ये एरिया m और n पर डिपेंड कर रहा है। वैसे तो हम जानते हैं m और n दोनों ही क्या है, कांस्टेंट्स हैं,
बट m और n की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस एरिया की वैल्यू अलग अलग आने वाली है, यानी कि एरिया अलग अलग आएगा अगर मैं m को चेंज कर देता हूं तो। सही बात है कि नहीं? यानी कि इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि बीटा फंक्शन को हम एरिया फंक्शन भी बोलते हैं। समझ आई बात? मैं बस यही बताना चाह रहा था, ये थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ देते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखो बीटा फंक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर करना क्या होता है, हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, बट अंडर रूट एक्स की जगह एक्स होता तो हमारा तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार, एक काम करते हैं, अंडर रूट एक्स की जगह टी मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करो 1/2 ऑफ अंडर रूट एक्स, dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर हो जाएगा। dx किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स क्या है, t के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ t dt के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं 0 से लेके 1 तक, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो x के लिए 0 रखो, t की वैल्यू 0, 1 रखोगे x की वैल्यू तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। x क्यूब है, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, t स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो t स्क्वायर की पावर 3, t की पावर 6, 1 माइनस t की पावर 2 है, और dx की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ t dt, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, यह आ जाएगा t की पावर 7, 1 माइनस t की पावर 2 dt। देखो कितना आसान हो गया। अब ये क्या है हमारा, ये तो हमारा बीटा फंक्शन है। देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखो, m और n की वैल्यू निकालो। m-1 क्या है, 7 के बराबर है, और ऐसे ही n-1 क्या है, 2 के बराबर है। n की वैल्यू आ गई 8, n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। और 2 तो बाहर है ही है, 2 तो बाहर है ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी गामा m, m क्या है 8 है, गामा n, n क्या है 3 है, अपॉन गामा m प्लस n 11। सॉल्व कर लेना इसे, क्योंकि हम जानते हैं देखो गामा 8 की वैल्यू क्या आएगी, 7 फैक्टोरियल इंटू गामा 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 फैक्टोरियल, अपॉन गामा 11 क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको इसको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट अब हम देखते हैं, बेसिकली यार ये वाला जो पार्ट था ये था पार्ट ए, ठीक है, यानी कि ये वाली वीडियो थी वीडियो ए, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो आप। इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, और एक तरीके से समझ लो पूरा का पूरा बीटा फंक्शन उस वीडियो के अंदर खत्म करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, देख लेना इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।